मूवी की शुरुआत होती है और हमें जंगल में एक प्यारी सी लड़की को दिखाया जाता है जिसके माथे पर सिंग होते हैं और साथ ही पंख भी। इस प्यारी सी लड़की का नाम मैलेफिसेंट होता है और ये एक परी है। मैलेफिसेंट का घर ये खूबसूरत जंगल ही है। उसने आज तक बाहरी दुनिया को देखा तक नहीं। उस जंगल में हर तरह के जादुई फूल और जादुई क्रिएचर्स पाए जाते हैं जो मैलेफिसेंट के दोस्त हैं और उससे बातें भी करते हैं। एक दिन जंगल में घूमते घूमते मैलेफिसेंट को जानकारी मिलती है कि जंगल में एक इंसान घुस आया है चोरी करने। ये सुनते ही मैलेफिसेंट जल्दी से अपने कुछ दोस्तों के साथ उस इंसान के पास जाती है। वो देखती है कि वो एक लड़का है। मैलेफिसेंट के पूछने पर वो अपना नाम स्टीफन बताता है और कहता है कि मैं गलती से यहाँ आ गया। अब मैलेफिसेंट उससे चोरी किया हुआ चमकीला पत्थर ले लेती है और उसे वापस पानी में डाल देती है। इसके बाद मैलेफिसेंट स्टीफन से कहती है चलो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताती हूँ। जंगल से बाहर निकलते ही स्टीफन पास के ही राजमहल की ओर इशारा करता है और मैलेफिसेंट से कहता है जानती हो मैं एक दिन वहाँ रहूंगा राजमहल में। मैलेफिसेंट पूछती है अभी तुम कहाँ रहते हो? स्टीफन कहता है अभी तो मैं खेत में रहता हूँ, मेरे माता पिता नहीं है। इसके बाद स्टीफन कहता है चलो मैं चलता हूँ, हम फिर मिलेंगे। इस पर मैलेफिसेंट कहती है तुम्हारा यहाँ आना ठीक नहीं होगा क्योंकि यहाँ बहुत खतरा है। स्टीफन कहता है अगर फिर भी मैं यहाँ वापस आऊँ तो क्या तुम मुझे यहीं मिलोगी? मैलेफिसेंट कहती है शायद हाँ। अब जाने से पहले स्टीफन मैलेफिसेंट से हाथ मिलाता है मगर हाथ मिलाते ही मैलेफिसेंट को एक तेज झटका लगता है। स्टीफन के पूछने पर मैलेफिसेंट बताती है कि तुमने लोहे की रिंग पहन रखी है और लोहा परियों को जलाता है। ये सुनते ही स्टीफन उस रिंग को खोलकर दूर फेंक देता है। मैलेफिसेंट ये देखकर स्टीफन से काफी इम्प्रेस हो जाती है और उसके वहाँ से जाने के बाद से ही मैलेफिसेंट उसके यादों में खो जाती है। अब कुछ समय बाद स्टीफन मैलेफिसेंट से फिर से मिलने आता है और इसके बाद वो मैलेफिसेंट से बार बार आकर मिलता रहता है जिसके कारण दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती वक्त के साथ प्यार में बदल जाती है जिसका इजहार स्टीफन मैलेफिसेंट के 16वें सालगिरह पर करता है। पर इसके बाद से ही स्टीफन मूर वापस नहीं आता क्योंकि वो अपने सपनों को पूरा करने में लग गया था और इधर सबसे ताकतवर परी मैलेफिसेंट मूर रियासत की रक्षक बन गई। पर मैलेफिसेंट अक्सर स्टीफन के बारे में ही सोचती रहती थी कि आखिर वो बिना बताए कहाँ चला गया और कब वो उससे मिलने आएगा। अब एक दिन पास की ही रियासत का राजा हेनरी अपनी विशाल सेना के साथ मूर रियासत पर हमला करने के लिए आ रहा होता है। मैलेफिसेंट दूर से ही उन्हें आते हुए देख लेती है और जल्दी से वहां जाकर उसके सामने खड़ी हो जाती है और उनसे कहती है यहाँ से वापस चले जाओ। ये सुनते ही राजा हेनरी मैलेफिसेंट का मजाक उड़ाने लगता है और फिर अपने सैनिकों को उस पर हमला करने के लिए कहता है। ये सुनकर मैलेफिसेंट भी अपने साथियों को आवाज लगाती है और तभी जंगल और जमीन के नीचे से अजीबो गरीब और भयानक शक्ल सूरत वाले बहुत सारे क्रिएचर्स बाहर निकलते हैं जिसे देखकर सैनिकों सहित राजा के होश उड़ जाते हैं। अब ये सारे क्रिएचर्स सैनिकों पर हमला कर देते हैं और मैलेफिसेंट राजा हेनरी पर। मगर इसी दौरान राजा हेनरी मैलेफिसेंट को अपने हाथ में लगे लोहे से हमला कर जख्मी कर देता है और मौका मिलते ही वो अपने सैनिकों सहित वहां से भाग जाता है। अब महल में हम राजा हेनरी को देखते हैं जो मैलेफिसेंट के हमले से काफी घायल हो चुका था। वो अपने लोगों से कहता है कि मैंने राजा बनते वक्त अपनी प्रजा से वादा किया था कि मूर रियासत और उसकी सारी संपत्ति हमारी होगी, पर अब मैं उस वचन को निभाने के लायक नहीं रहा क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरा आखिरी वक्त भी नजदीक है। मगर यदि तुम में से कोई मेरा ये सपना पूरा कर दे तो मैं वादा करता हूँ कि उसको अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा और साथ ही अपनी बेटी की शादी भी उससे कर दूंगा। तो बोलो तुम में से कौन है इस लायक जो उस पंख वाले जानवर को खत्म करेगा और मेरे हार का बदला लेगा। ये सारी बातें वहाँ काम कर रहा एक लड़का सुन लेता है जो राजा के सेवा में था और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि स्टीफन था, मैलेफिसेंट के बचपन का प्यार जिसकी नौकरी राजमहल में लग गई थी। अब ये खबर सुनते ही स्टीफन मूर के जंगल में जाता है और जोर जोर से मैलेफिसेंट को आवाज लगाने लगता है। उसकी आवाज सुनते ही मैलेफिसेंट वहाँ आ जाती है। मैलेफिसेंट स्टीफन से नाराज थी क्योंकि एक लंबे समय बाद वो उससे मिलने आया था। स्टीफन कहता है मैलेफिसेंट अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है, मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ क्योंकि राजा हेनरी तुम्हें मारने का प्लान बना रहा है। खुद के लिए स्टीफन को इतना परेशान देखकर मैलेफिसेंट उसे माफ कर देती है। अब दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। इसी दौरान स्टीफन मैलेफिसेंट को पीने के लिए पानी देता है पर पानी पीते ही मैलेफिसेंट बेहोश हो जाती है क्योंकि उस पानी में स्टीफन ने बेहोशी की दवा मिला दी थी
और यहाँ हमें स्टीफन के असली मकसद का पता चलता है। अब वो एक खंजर निकालकर मेलिफिसेंट को मारने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। इसके बाद वो कुछ सोचता है और अपने बैग से लोहे की चेन निकालता है। अब अगली सुबह जैसे ही मेलिफिसेंट को होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पंख नहीं है। ये देखकर वो जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगती है, क्योंकि वो पंख उसकी ताकत थी। उधर हमें महल में स्टीफन को दिखाया जाता है, जो मेलिफिसेंट के पंख को लेकर राजा के पास जाता है और उससे कहता है, मैंने आपका बदला ले लिया। ये सुनकर राजा बहुत खुश हो जाता है। उधर हम मेलिफिसेंट को देखते हैं, जो पंख कट जाने के कारण सदमे में थी, क्योंकि पंख परियों की पहचान होती है और वो स्टीफन के धोखे से भी काफी टूट चुकी थी। एक दिन चलते चलते मेलिफिसेंट की नजर एक कौवे पर पड़ती है, जिसे एक शिकारी ने जाल में फंसा रखा था। मेलिफिसेंट जादू से उस कौवे को इंसान में बदल देती है, जिसे देखकर वो शिकारी वहाँ से भाग जाता है। कौवा कहता है, आपने मेरी जान बचाई है, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मेलिफिसेंट कहती है, तुम मेरे लिए पंख बनो, क्योंकि मुझे दोबारा उड़ना है। अब मेलिफिसेंट के कहने पर वो कौवा राजा हेनरी के महल में जाता है और वहाँ से वापस आकर मेलिफिसेंट को बताता है कि स्टीफन को राजा हेनरी ने अपना उत्तराधिकारी बना लिया है, साथ ही उसने अपनी बेटी की शादी भी उससे कर दी है। ये खबर सुनते ही मेलिफिसेंट कहती है उसने धोखा दिया ताकि वो राजा बन सके। इसके बाद मेलिफिसेंट मूल रियासत को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लेती है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन वो कौवा मेलिफिसेंट के लिए महल से खबर लेकर आता है। वो कहता है राजा स्टीफन को बेटी हुई है, जिसके लिए महल में एक बहुत बड़े जश्न का आयोजन किया जाने वाला है। अब जश्न का दिन आता है। राजा स्टीफन अपनी रानी के साथ सिंहासन पर बैठा हुआ था। तभी 3 छोटी परियां उसकी बेटी को ब्लेसिंग्स देने आती है। स्टीफन की बेटी का नाम अरोरा होता है। अब वो तीनों परियां अरोरा को ब्लेसिंग्स दे रही होती है और तभी वहाँ पर मेलिफिसेंट आ जाती है और राजा स्टीफन से कहती है कि मैं भी तुम्हारी बेटी को ब्लेसिंग्स देने आई हूँ। इसके बाद वो स्टीफन की बेटी के पास जाती है और कहती है कि राजकुमारी खूबसूरती की मिसाल होगी और सभी को बहुत प्यारी होगी, मगर इसकी 16वीं सालगिरह पर सूरज ढलने से पहले एक चरखे में लगे सुई से जख्मी होकर ये हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाएगी। ये सुनते ही राजा स्टीफन मेलिफिसेंट के कदमों में गिर जाता है और कहता है, ऐसा मत करो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। राजा को इस तरह से अपने सामने गिड़गिड़ाता हुआ देखकर मेलिफिसेंट को काफी अच्छा लगता है। वो कहती है, ठीक है, राजकुमारी फिर से जाग सकती है, मगर तब जब कोई उससे सच्चा प्यार करने लगे। पर यहाँ मेलिफिसेंट जानती थी कि स्टीफन की बेटी नहीं बच पाएगी, क्योंकि उसका मानना था कि सच्चे प्यार जैसी कोई चीज इस दुनिया में नहीं होती। अब मेलिफिसेंट के वहाँ से जाते ही राजा स्टीफन रियासत के सारे चरखों को इकट्ठा करवा के उसमें आग लगवा देता है ताकि वो किसी काम के ना रहे, और फिर उसे महल के तहखाने में दफना देता है। इसके बाद स्टीफन अपनी बेटी अरोरा को उन तीनों परियों को 16 साल और 1 दिन के लिए पालने के लिए दे दिया और फिर उसने अपनी सेना को मेलिफिसेंट को मारने के लिए भेजा। पर सेना के मूर साम्राज्य पहुंचने से पहले ही मेलिफिसेंट ने साम्राज्य के बाहर एक ऐसी दीवार बना दी जिसे कोई इंसान भेद नहीं सकता था। अब जंगल में हमें उन तीनों परियों को दिखाया जाता है जो अरोरा की देखभाल के लिए इंसानी रूप में तो आ चुकी थी, मगर उन्हें बच्चों को संभालने का कोई आइडिया नहीं था। ये सब मेलिफिसेंट का कौवा डिएविल देख लेता है और मेलिफिसेंट को जाकर सारी बात बताता है। ये सुनते ही मेलिफिसेंट अरोरा को देखने आती है। चूँकि अरोरा स्टीफन की बेटी थी, इसलिए मेलिफिसेंट उससे प्यार नहीं करती, बल्कि उसे डराने की कोशिश करती है। मगर क्यूट सी अरोरा मेलिफिसेंट को देखकर बार बार स्माइल करती है। अब डिएविल अरोरा पर नजर रखता है। वो देखता है कि अरोरा भूख से रोती रहती है, मगर उन तीनों परियों को उसका कोई ख्याल ही नहीं होता। ये देखकर डिएविल से नहीं रहा जाता, इसलिए वो अक्सर अरोरा को जंगल से तोड़कर मीठे फल ला कर देता है ताकि वो भूख से रोए ना। एक दिन अरोरा तितली पकड़ने के दौरान ऊंची पहाड़ी से नीचे गिरने वाली थी। मेलिफिसेंट ये देख लेती है और समय रहते अरोरा को बचा लेती है। मतलब कि मेलिफिसेंट और डिएविल दोनों जंगल में अरोरा का ध्यान रखते थे। अब एक दिन जंगल में अरोरा मेलिफिसेंट से मिलती है। अरोरा से मिलकर मेलिफिसेंट को अच्छा तो लगता है, मगर वो ये दिखाती नहीं। अब काफी समय बीत जाता है। अरोरा अब बड़ी हो चुकी थी। वो काफी खूबसूरत थी। वो अक्सर मेलिफिसेंट के द्वारा बनाए गए दीवार के सामने जाकर खड़ी हो जाया करती थी, क्योंकि वो मूल रियासत के बारे में जानना चाहती थी। एक दिन वो उस दीवार के सामने खड़ी थी और दूसरी ओर थे राजा स्टीफन के सैनिक, जो उस दीवार को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए थे। अब इससे पहले कि अरोरा को कोई नुकसान पहुंचता, मेलिफिसेंट वहां आ जाती है और उसे बेहोश कर राजा के सैनिकों पर अंधाधुंध जादुई हमला कर देती है, जिससे सारे सैनिक घायल होकर वहां से भाग जाते हैं।
इसके बाद मैलिफिसेंट अरोरा को लेकर मूर रियासत के अंदर चली जाती है। अब जब अरोरा को होश आता है तो मूर रियासत की खूबसूरती देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो वहाँ के खूबसूरत क्रिएचर्स को देखकर काफी खुश होती है और उनके साथ खेलने लगती है। अब जैसे ही अरोरा की नज़र मैलिफिसेंट पर पड़ती है, वो कहती है, मैं आपको जानती हूँ, आप तो मेरी फेयरी गॉड मदर है, क्योंकि आपने बचपन से मेरा ख्याल रखा है, मैं सब जानती हूँ। इसके बाद अब धीरे धीरे मैलिफिसेंट की दोस्ती अरोरा से हो जाती है और दोनों साथ मिलकर अच्छा समय गुजारने लगती हैं। साथ ही ढेर सारी बातें भी किया करती हैं। मैलिफिसेंट को अरोरा का साथ अब अच्छा लगने लगता है और वो उसकी केयर करने लगती है। इसलिए एक दिन मैलिफिसेंट अरोरा को दिया हुआ श्राप वापस लेने की कोशिश करती है, मगर वो इसमें असफल रहती है। अब एक दिन अरोरा मैलिफिसेंट से पूछती है, सारे परियों के पंख होते हैं, आपके क्यों नहीं हैं? ये सुनकर मैलिफिसेंट दुखी हो जाती है और कहती है, मेरे भी पंख हुआ करते थे, मगर वो चोरी हो गए, वो मेरी ताकत थी। अरोरा का 16वां जन्मदिन आने वाला था और मैलिफिसेंट इस बात से काफी परेशान थी। अब एक दिन अरोरा मैलिफिसेंट से कहती है, मेरा जन्मदिन आने वाला है और मैंने ठान लिया है कि मैं जैसे ही बड़ी हो जाऊंगी मैं आपके साथ यही मूर देश में रहूंगी, हम कभी अलग नहीं होंगे। ये सुनकर मैलिफिसेंट के आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो जानती थी कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अरोरा की सांसें रुकने वाली है। मैलिफिसेंट कहती है कि जरूरी नहीं है कि 16 साल होने के बाद ही तुम मेरे साथ रहो, तुम अभी से मेरे साथ रह सकती हो। ये सुनकर अरोरा काफी खुश हो जाती है और कहती है, मैं उन परियों से इजाजत लेकर आती हूँ। अब अरोरा घर वापस जा ही रही होती है कि रास्ते में उसे एक प्यारा सा लड़का मिलता है जिसका नाम फिलिप होता है। वो कहता है, मैं रास्ता भूल चुका हूँ, क्या आप मुझे सही रास्ता बता सकती हैं? वो लड़का इतना प्यारा था कि अरोरा उसे पहली ही नजर में पसंद कर लेती है और उस लड़के को भी अरोरा अच्छी लगती है। इन दोनों को बात करते हुए मैलिफिसेंट और डिएविल देख लेते हैं। डिएविल मैलिफिसेंट से कहता है, हो सकता है ये वही लड़का हो जिससे अरोरा को प्यार हो जाए और उस पर लगा हुआ आपका श्राप खत्म हो जाए। मैलिफिसेंट कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सच्चे प्यार जैसी कोई चीज इस दुनिया में होती ही नहीं है। अब अरोरा उन तीनों परियों के पास जाती है और जैसे ही वो उनसे कहती है कि वो अब मैलिफिसेंट के साथ मूर के जंगल में रहना चाहती है, तो वो तीनों परियां गुस्से से आग बबूला हो जाती हैं और अरोरा को सारी बात बता देती है कि मैलिफिसेंट के श्राप के कारण ही वो अपने 16वें जन्मदिन पर मारी जाएगी। ये सब सुनने के बाद अरोरा को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। वो काफी उदास हो जाती है और जाकर मैलिफिसेंट से मिलती है और पूछती है, जो भी मैंने सुना है क्या वो सच है? मैलिफिसेंट, जिसकी आंखें नम हो चुकी थी, वो कहती है, हाँ ये सच है, मगर वो श्राप मैंने तुम्हें तुम्हारे पिता की वजह से दी थी, पर अब मैं भी नहीं चाहती हूँ कि तुम्हें कुछ हो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पर अरोरा मैलिफिसेंट की अब एक भी बात नहीं सुनती और वहाँ से निकल जाती है अपने राजमहल की ओर और वहाँ जाकर वो अपने पिता के गले लग जाती है और कहती है, डैड मैं आपकी बेटी हूँ। अरोरा राजा अपनी बेटी को वहाँ देखकर काफी गुस्सा हो जाता है, पर वो गुस्सा होता है उन तीनों परियों पर, क्योंकि उसने उनसे कहा था कि अरोरा को उसके 16वें जन्मदिन के एक दिन बाद महल लेकर आना है, पर वो तो एक दिन पहले आ गई, मतलब कि आज अरोरा का जन्मदिन था। अब राजा अपने सैनिकों से कहता है कि जाओ और अरोरा को एक कमरे में बंद कर दो, इसके आसपास कोई भी नुकीली चीज नहीं होनी चाहिए। पर जिस श्राप को मैलिफिसेंट खुद नहीं टाल पाई, उसे राजा क्या टाल सकता था। अब अरोरा खुद ब खुद उस तहखाने तक पहुंच जाती है जहां पर सारे नुकीले चरखे बंद किए गए थे और वो वहां जाकर एक सुई पर अपनी उंगली रख देती है और इसके बाद वो गहरी नींद सो जाती है। अरोरा की ये हालत देखकर स्टीफन काफी परेशान हो जाता है और कहता है, वही हुआ जिसका डर था, और इसके बाद वो उन तीनों परियों को बहुत डांटता है। परियां कहती है, अब अरोरा को एक सच्चे प्यार वाली किस ही ठीक कर सकती है। आप उसके पिता हैं, उससे प्यार करते हैं, अगर आप उसके माथे पर एक किस कर दे तो शायद वो जाग जाए। पर स्टीफन कहता है, ये सच्चा प्यार सिर्फ कहानियों में ही होता है। उधर हमें मैलिफिसेंट को दिखाया जाता है जो फिलिप को बेहोश करके महल ले आई थी, शायद ये सोचकर कि फिलिप अरोरा से प्यार करता है। अब मैलिफिसेंट किसी तरह बचते बचाते अरोरा के कमरे तक पहुंच जाती है और वो देखती है कि फिलिप के अरोरा के पास आने के बाद भी अरोरा नहीं जागती, मतलब कि फिलिप को अरोरा से अब तक ट्रू लव नहीं हुआ था। ये देखकर मैलिफिसेंट काफी दुखी हो जाती है और अरोरा के पास जाकर कहती है, मेरी प्यारी बेटी, मुझे माफ कर दो, तुमने मुझे सच्चे प्यार का मतलब सिखाया और आज मैंने वो प्यार खो दिया। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी। ऐसा एक दिन नहीं गुजरेगा जब मुझे तुम्हारी मुस्कान याद नहीं आएगी। ये कहकर मैलिफिसेंट अरोरा के माथे पर रोते हुए किस करती है। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है
मगर तभी पीछे से आवाज आती है, रुकिए फेरी गॉडमदर। और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि अरोरा की ही थी। और यहाँ हमें पता चलता है कि अरोरा से मेलिफिसेंट ही सच्चा प्यार करती थी, एक माँ की तरह। अब अरोरा मेलिफिसेंट से कहती है, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। इसके बाद मेलिफिसेंट बिना कुछ सोचे अपनी प्यारी सी बेटी को लेकर वहाँ से निकलने लगती है। पर तब तक स्टीफन को पता चल जाता है कि मेलिफिसेंट महल में आ चुकी है और अब वो मौका मिलते ही मेलिफिसेंट को लोहे के जाल में कैद कर लेता है। लोहे के संपर्क में आती ही मेलिफिसेंट जलने लगती है और दर्द के मारे चीखने लगती है, पर फिर भी मेलिफिसेंट हार नहीं मानती। वो अपने कौवे डिएवल को एक भयानक ड्रैगन में बदल देती है। ड्रैगन बनती ही डिएवल राजा के सैनिकों पर आग से हमला करके उन्हें मारने लगता है और इसी दौरान वो मेलिफिसेंट को उस लोहे के जाल से बाहर निकाल देता है। पर तभी स्टीफन लोहे से बने कवच को पहनकर वहां आ जाता है। उसके हाथ में खतरनाक लोहे के हथियार भी होते हैं, मतलब कि वो मेलिफिसेंट को खत्म करने का पूरा इंतजाम करके आया था। उधर हमें अरोरा को दिखाया जाता है, जिसे महल के एक कोने में मेलिफिसेंट के पंख दिखाई देते हैं, जिन्हें कैद करके रखा गया था। वो पंख फड़फड़ा रहे होते हैं, मतलब कि मेलिफिसेंट के पंख को पता चल चुका होता है कि उसकी मालकिन यहाँ आ चुकी है। अब अरोरा बिना देरी किए उन पंखों को आजाद कर देती है। उधर स्टीफन मेलिफिसेंट पर लोहे के खतरनाक हथियार से लगातार हमला कर रहा होता है। अब जैसे ही स्टीफन मेलिफिसेंट पर आखिरी वार करके उसे मार डालता, तभी मेलिफिसेंट के पंख आकर उसके शरीर में लग जाते हैं। पंख मिलते ही अब मेलिफिसेंट पावरफुल हो जाती है। वो उड़ने लगती है और अपने साथ स्टीफन को भी उड़ा ले जाती है, मगर वो उसे मारती नहीं बल्कि उसे उसके किले पर उतार कर उससे कहती है, जाओ मैंने तुम्हें छोड़ दिया। पर स्टीफन सुधरने वाला इंसान कहाँ था। वो मेलिफिसेंट को पंख सहित पकड़ के किले से नीचे कूद जाता है, मगर आधे रास्ते आते ही मेलिफिसेंट किसी तरह अपने पंख खोलकर उड़ जाती है और स्टीफन नीचे गिरकर मारा जाता है। अब मेलिफिसेंट कांटों की दीवार गिरा देती है और अरोरा को दिखाती है कि वर्षों पहले मूर रियासत कितनी खूबसूरत हुआ करती थी जब वो छोटी थी और वो काफी खुश रहती थी। अब मूर रियासत की खूबसूरती वापस आने के साथ ही मेलिफिसेंट अरोरा को मूर रियासत की प्रिंसेस बना देती है, जिससे सभी काफी खुश हो जाते हैं। ये सब संभव हुआ किसी नायक या खलनायक की वजह से नहीं, बल्कि उसकी वजह से जो नायक और खलनायक दोनों थी, और उसका नाम था मेलिफिसेंट।